Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज हम चैप्टर नंबर 19 कंज्यूमर अवेयरनेस का पार्ट थर्ड डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर आज हम 19.4 सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड काजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में स्टडी कर लिया था. ठीक है, तो ये देखेंगे पेज नंबर 310 से ये टॉपिक स्टार्ट होगा 19.4 सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की कंज्यूमर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो सबसे पहले लिखा है कि फॉलोइंग और द मेन मेजर्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एज कंज्यूमर. ठीक है, कि एक कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट होने से बचाने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के मेजर्स हैं. ठीक है, उनके बारे में देखते हैं. सबसे पहला है कंज्यूमर एजुकेशन. ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. यही कंज्यूमर एजुकेशन है. तो इसके बारे में लिखा है, देखेंगे कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. कि कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि कंज्यूमर का एजुकेशन रिगार्डिंग मार्केट और उसका अवेयरनेस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर है किस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के सॉल्यूशन के लिए. फिर लिखा था गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट दे आर नॉट नोन टू जनरल पब्लिक. ठीक है, कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप के लॉज बनाए हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये देखने में आता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जनरल पब्लिक हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता. Therefore, proper education of consumer rights should be provided to them. तो इससे क्या होता है, इसने क्या कहा गया है कि कंज्यूमर को, ठीक है, कि प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए किस चीज़ के लिए, कंज्यूमर राइट्स के बारे में. ठीक है, ताकि उनके राइट्स जब कंज्यूमर्स को पता होंगे तो वो एक्सप्लॉयटेड नहीं हो सकते. नेक्स्ट नंबर पर यहाँ पर है कि परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड. अब देखिए मैंने स्टैंडर्डाइज के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, प्रीवियस पार्ट की वीडियो में ही बताया था कि स्टैंडर्डाइज क्या होती है, कि गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ मार्क्स देती है. ठीक है, कुछ साइन होते हैं गवर्नमेंट के जो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर बने होते हैं. तो ये लिखा कि सेवरल टाइप ऑफ गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट बट फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर शुड ऑलवेज बाय स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स विच आर मार्क्ड एज ISI, एग मार्क एंड हॉल मार्क आर कंसिडर्ड स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स. ठीक है, कि जिन पर ISI, एग मार्क या हॉल मार्क जैसे निशान बने होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड गुड होते हैं, यानी गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफाइड किया हुआ है. थर्ड नंबर पर है टेकिंग केस मेमो एंड रिसिप्ट. अब देखिए कैश मेमो क्या होता है कि आपने कोई सामान ली तो उसकी रिसिप्ट मिलनी चाहिए आपको. ठीक है, तो वो प्रॉपर आप लें. वही लिखा है कि टू टेक कैश मेमो अलॉन्ग विथ परचेज गुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि जब भी आप गुड्स खरीदें तो कैश मेमो लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू दिस लीगल एक्शन कैन बी टेकन इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ गुड्स इज इन्फीरियर और द गुड डज नॉट वर्क प्रॉपरली बिफोर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कैश मेमो यदि आपके पास है तो आप कंपनी के ऊपर, आप प्रोड्यूसर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, कि यदि किसी केस में कि यदि क्वालिटी ठीक नहीं है गुड्स की, ठीक है, या तो फिर वर्किंग के समय वो ख़राब हो जाता है, यानी टाइम से पहले जितना टाइम उसका दिया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों पर आपको क्लेम करने में आसानी होती है यदि आपके पास कैश मेमो है. फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है नॉट टू बी ल्यूर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट. कि जो एडवर्टाइजमेंट आपको टीवी पर दिखाए जाते हैं आपको उनसे धोखा नहीं खाना है, यानी बहकावे में नहीं आना है. ये क्या होते हैं कि नॉट टू बी ल्यूर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, कि आप कभी एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में मत आइए. आप चीज़ों को परखिए, सोचिए, समझिए, फिर खरीदिए. ठीक है, ये वही है कि बिग कंपनीज पब्लिश देयर प्रोडक्ट बाय अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट थ्रू टेलीविजन और अदर मीडिया. तो यदि आप समझदार होंगे तो आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट के बहकावे में नहीं आएंगे और हमेशा चीज़ों को समझकर, देखकर, ठीक है, ही खरीदने की कोशिश करेंगे. नाउ द फिफ्थ नंबर पर है टू कंप्लेंट कलेक्टिवली. अब देखिए कलेक्टिवली कंप्लेंट करने की बात क्यों कही जा रही है कि अ कंज्यूमर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. कि एक कंज्यूमर जो है, ठीक है, प्रोड्यूसर के अगेंस्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, इसलिए बोला है कि एंड सेलर बट इफ कंप्लेंट इज लॉजेस कलेक्टिवली देन बिकम मोर इफेक्टिव. यदि सारे कंज्यूमर्स एक साथ मिलकर कंप्लेंट करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. 6 नंबर पर देखेंगे आप जहाँ पर लिखा है टू वेरीफाई द एक्सपायरी डेट. ठीक है, कि एक्सपायरी डेट वेरीफाई करें, खासकर जब आप मेडिसिन खरीदते हैं. लिखा कि वेन एवर वी परचेज अ मेडिसिन वी शुड ऑलवेज चेक द एक्सपायरी डेट. कि हमको एक्सपायरी डेट चेक करनी है कि एक्सपायरी डेट का मेडिसिन तो कोई नहीं बेच रहा है. आफ्टर दिस डेट द मेडिसिन हैज़ नो इफेक्ट
एंड देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बैड इफेक्ट। ठीक है, एक्सपायरी डेट के बाद जो मेडिसिन होती हैं वो वर्क करना बंद कर देती हैं और हो सकता है कि आपके हेल्थ के लिए भी एक बैड इफेक्ट क्रिएट करें। सिमिलरली इज द केस विथ टिन्ड फूड। टिन्ड फूड का मतलब होता है बेटा ऐसे फूड या ऐसे भोजन जो डिब्बे बंद होते हैं। ठीक है, इन पर भी आपको एक्सपायरी डेट चेक करके ही लेना चाहिए। देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बिफोर परचेज। ठीक है, कि एसेंशियल है कि आप खरीदने से पहले इनकी एक्सपायरी डेट को चेंज करें। अब इसके बाद आता है कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जहां पर आप कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जहां पर देखिए लिखा कि 19.5 जो है कि द कंज्यूमर मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। कि कंज्यूमर का जो मूवमेंट था, देखिए कंज्यूमर मूवमेंट का मतलब होता है कंज्यूमर जो आंदोलन करते हैं। ठीक है, कि अब ये आंदोलन क्यों होता है, कभी भी आप देखें कि कोई भी मूवमेंट या कोई भी रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है तो वो डिससेटिस्फेक्शन के कारण होता है। यदि जैसे आप रिसेंटली देखें तो किसान आंदोलन चल रहा है। ठीक है, उसको आप किसान मूवमेंट या किसान रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो किसानों को पसंद नहीं आ रहे हैं, यानी उनका डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष है उनको, इसलिए उन्होंने मूवमेंट क्रिएट कर दिया है। सेम कंज्यूमर मूवमेंट भी इसी के तहत, जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे हम इसी से के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कंज्यूमर मूवमेंट को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये लिखा था कंज्यूमर मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, कि कंज्यूमर्स के डिससेटिस्फेक्शन के कारण हुआ था ये। देयर वर मैनी रीजन फॉर कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन। अब देखिए मैनी रीजन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं उनके डिससेटिस्फेक्शन के, तो लिखा है लाइक लैक ऑफ फूड स्टफ, यानी मार्केट के अंदर कभी आप देखें कि फूड स्टफ हो जाता है। ठीक है, फूड की कमी हो जाती है खाने की। होर्डिंग्स लोग जमा कर लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, एडल्ट्रेशन यानी मिक्सचर करते हैं, चीज़ों में मिलावट करते हैं। इन ऑर्डर टू डील विद सच प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1955, कि पहली बार ये 1955 में मूवमेंट क्रिएट हुआ। ठीक है, और 1955 में क्या हुआ कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज पास्ड। तो इस डिससेटिस्फेक्शन को दूर करने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास किया गया, जिसको हम आवश्यक वस्तु अधिनियम बोलते हैं। थ्रू दिस एफर्ट वर मेड टू कंट्रोल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस एंड सप्लाई फॉर एसेंशियल गुड्स। तो गवर्नमेंट इसके थ्रू क्या करने लगी कि जो भी प्रोडक्ट्स थे उनके प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर और प्राइस पर, ठीक है, कंट्रोल करने लगी गवर्नमेंट। आफ्टर दिस इन 1976 वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट वाज पास्ड। इसके बाद 1976 में क्या किया गया बेटा, एक वेट का मतलब होता है बांट, एट स्टैंडर्ड मेजर का मतलब होता है, ठीक है, मानक। क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजर की मानक मापन होना चाहिए, जिससे जैसे ISI के बारे में हमने पढ़ा, एगमार्क के बारे में हमने पढ़ा, हॉलमार्क के बारे में हमने पढ़ा, ये प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए। तो 1976 में बांट जो है वेट एंड स्टैंडर्ड मेजर एक्ट पास किया गया, ताकि कोई भी दुकानदार आपके साथ चीटिंग ना कर सके। एक्ट वाज पास टू सिस्टमैटिक द मेजरमेंट एंड वेट, कि वेट और मेजरमेंट जो तराजू में सामान तौलते हैं, ठीक है, तो जो बाट का यूज़ करते हैं उस पर एक सिल्वर कलर का निशान बना होता है ऊपर, यानी वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टैम्प किया हुआ होता है कि गवर्नमेंट ने स्टैम्प किया है, यानी गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड किया है। ठीक, फिर लिखा है कि आफ्टर दैट इन 1986 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। फिर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, की कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट पास किया गया, जहां पर लिखा है कि दिस एक्ट इज फेमस एज कोपरा। इसको हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए कोपरा क्यों बोला गया, कि CO मीन्स कंज्यूमर, PR मीन्स प्रोटेक्शन एंड A मीन्स एक्ट। तो ये शॉर्ट फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कोपरा कह दिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू डिसाइड द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर इमीडिएटली एंड टू मेक लीगल प्रोसीडिंग इजी। ठीक है, किस चीज़ के लिए बनाया गया था, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स होती है उसको इमीडिएटली सॉल्व किया जाए और जो लीगल प्रोसीडिंग होती है उसको थोड़ा सा ईजी बनाया जाए, कि कंज्यूमर जो है, ठीक है, एक उपभोक्ता के जैसा होता है, कि ताकि वो नियम कानून के चक्कर में ना फंसे, इसलिए जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको ईजी कर दिया गया। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट की अ 3 टायर जुडिशरी सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश अंडर कोपरा एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ कंज्यूमर्स। इसके लिए 3 टायर्स, यानी 3 टायर्स का मतलब 3 क्षेत्रों की एक जुडिशरी कमेटी बनाई गई, जुडिशरी सिस्टम बनाया गया, जहाँ पर, ठीक है, किस किस लेवल पर है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर है।
ताकि कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, कि कंज्यूमर को जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब नीचे मेंशन किया है कि ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल कितने रुपए तक के क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं। तो लिखा था कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हियर्स द केसेस रिलेटेड टू क्लेम अप टू 20 लाख, यानी 20 लाख रुपए तक का यदि कोई क्लेम है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉल्व किया जा सकता है। द क्लेम फ्रॉम ₹20 लाख टू ₹1 करोड़ आर हियर्ड इन द स्टेट लेवल कोर्ट। और यदि क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो वो क्लेम जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर इसके बाद है द कोर्ट एज नेशनल लेवल हियर्स द केस व्हेन द क्लेम्स आर मोर देन ₹1 करोड़। यदि क्लेम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो जो केस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब नेशनल लेवल का जो कोर्ट है वहाँ पर ये केस जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ कंट्रीब्यूट अ लॉट इन मेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट इफेक्टिव इन इंडिया। कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या किया है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है किस चीज़ के लिए, कंज्यूमर मूवमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए इंडिया के अंदर। दीज कोर्ट्स along with deciding the dispute of consumers guide them to, ये जो कोर्ट्स बनाए गए हैं ये कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के साथ साथ उनको कुछ एडवाइस और या कुछ गाइड भी देते हैं। ठीक है, ताकि वो कभी एक्सप्लॉइटेड ना हो। द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सेवरल स्कीम टू मेक द कंज्यूमर्स अवेयर सच एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड कंज्यूमर क्लब इन स्कूल्स। कि जो कंज्यूमर अफेयर में जैसे लिखा है कि यहाँ पर डिपार्टमेंट है जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, कि इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारे स्कीम चलाए हैं ताकि कंज्यूमर अवेयर हो। जैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर, फिर कंज्यूमर क्लब्स बनाए हैं अलग अलग स्कूलों पर। ठीक है, क्यों बनाए गए हैं? टू ब्रिंग अवेयरनेस टुवर्ड द राइट ऑफ कंज्यूमर। अवेयरनेस कैंप आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको अवेयर बनाया जा सके। फिर नेक्स्ट वाली लाइन पर देखेंगे लिखा है पिंक कलर में कि इन इंडिया 24 दिसंबर इज सेलिब्रेट एज द नेशनल कंज्यूमर डे। कि इंडिया के अंदर 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड अमॉन्ग कंज्यूमर सफिशिएंटली। ठीक है, इन्हीं मूवमेंट्स के कारण सफिशिएंटली कंज्यूमर को अवेयर किया गया है। टुडे देयर आर मोर देन 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग। यदि आज हम देखें तो लगभग 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग कर रहे हैं। बट ड्यू टू द indifferent बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर द नंबर ऑफ इफेक्टिव एंड रीऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी लेस। ठीक है, अब इंडिफरेंट बिहेवियर का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि उदासीन व्यवहार होता है कुछ कंज्यूमर्स का, जिनकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 19.6 जो है वो है कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि कंज्यूमर के क्या राइट्स और ड्यूटीज़ होनी चाहिए। तो जहां हमने प्रोड्यूसर और सेलर्स के कामों के बारे में बात किया तो वहाँ पर कंज्यूमर के भी कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं राइट्स के बारे में यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर पर है यहाँ पर राइट टू सेफ्टी। ठीक है, कि सेफ्टी का राइट, कि लिखा कि दिस इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसर दैट दे शुड ओबे द रूल्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। कि प्रोड्यूसर जो है ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करें जहाँ से कंज्यूमर को कोई हानि ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि इन प्रेशर कुकर देयर इज सेफ्टी वॉल्व विच इज फॉल्टी कैन लीड टू फैटल एक्सीडेंट। यदि सेफ्टी वॉल्व फॉल्टी बनाया गया है तो एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता है उससे। ठीक है, द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी वॉल्व शुड बी हाई क्वालिटी, कि जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो सेफ्टी वॉल्व बनाती है वो हाई क्वालिटी की सेफ्टी वॉल्व बनाने चाहिए। इफ़ मैन्युफैक्चरर डू नॉट डू दिस देन कंज्यूमर कैन टेक हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, यदि मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं करते तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ की हेल्प ले सकते हैं। फिर इसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी जानने का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जानने का अधिकार है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। लाइक किस टाइप से जानकारी होनी चाहिए कि कब बनाया गया है, कब उसका एक्सपायरी डेट होने वाला है। जैसे मेडिसिन परचेज करते समय, ठीक है, हमको उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे हर एक चीज़ों के बारे में कंज्यूमर्स को पता करने का अधिकार है। ठीक, इसी के तहत यहाँ लिखा है कि इन द ईयर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास अ लॉ नोन राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू किया था ताकि हर किसी को जानने का अधिकार हो सके। थर्ड नंबर पर है राइट टू चूज़,
यानी चुनने का अधिकार, कोई आपको जबरदस्ती सामान नहीं बेच सकता। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, देखिए अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू सेलेक्ट एनी गुड्स और सर्विस व्हेन ही बाइज इट, कि जब कोई कंज्यूमर कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदता है, ठीक है, तो उसको चूज करने का अधिकार है। जैसे सपोज यू परचेज अ गैस कनेक्शन एंड गैस डीलर कंपेल यू टू बाय द बर्नर आल्सो, कि यदि आपको सिर्फ गैस कनेक्शन चाहिए और गैस डीलर जो है वो आपको बर्नर खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है, तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द बर्नर, कि यदि आपको बर्नर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन दिस सिचुएशन यूर राइट टू सेलेक्शन इज नॉट फॉलोड। ठीक है, तो ये क्या सिचुएशन होती है कि आपका जो राइट टू चूज है, ठीक है, वो वायलेट हो जाता है और इसके तहत आप डीलर पर केस भी कर सकते हैं। फिर यहीं पर लिखा है नीचे कि द रीजन इज दैट द सेलर प्रेशराइज यू टू बाय दैट थिंग्स विच यू डू नॉट वांट। ठीक है, क्योंकि सेलर जो है आपको वो चीज़ें खरीदने के लिए कंपेल कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है जिसको आप नहीं चाहिए। इन दिस सिचुएशन यू कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर, कि आप सेलर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है द राइट टू रीएड्रेसल। ठीक है, अब देखिए राइट टू रीएड्रेसल का मतलब क्या होता है कि जो क्षतिपूर्ति है, ठीक है, उसका अधिकार भी आपको है। जैसे लिखा है कि द कंज्यूमर हैव राइट टू रीएड्रेसल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अ सिंपल एग्जांपल। अब देखिए क्षतिपूर्ति का अधिकार कैसे है कि यदि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उससे आपको हानि हो रही है या उस सामान से कोई फैटल ब्लो आ जाता है, तो आपको उसका रीएड्रेसल कैसे मिलता है। एक एग्जांपल यहाँ सिंपल सा लिखा कि अ मैन नेम्ड मैथ्यू गॉट एडमिट इन प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर द रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, कि एक मैथ्यू नाम का व्यक्ति है जो कि अपने टॉन्सिल के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में एडमिट था, प्राइवेट हॉस्पिटल में। एन ENT सर्जन ऑपरेटेड फॉर रिमूवल ऑफ टॉन्सिल अंडर जनरल एनेस्थीसिया, कि एक ENT सर्जन है जिन्होंने उनके टॉन्सिल का ऑपरेशन किया, वो भी जनरल एनेस्थीसिया यानी सिंपल बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर। ड्यू टू इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया symptoms of mental imbalance developed in Matthew due to which he became handicapped for the entire life। ठीक है, तो उनकी लापरवाही की वजह से, ठीक है, इम्प्रॉपर एनेस्थीसिया की वजह से मेंटल इम्बैलेंस हुआ मैथ्यू को और वो लाइफ टाइम के लिए, इंटायर लाइफ के लिए क्या हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया। ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटी फाउंड द हॉस्पिटल गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस इन द ट्रीटमेंट। तो जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमेटी है उसने हॉस्पिटल को गिल्टी पाया, यानी हॉस्पिटल को गुनाहगार पाया उनकी लापरवाही के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में उन्होंने जो लापरवाही की थी, एंड डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन, और उनको डायरेक्ट क्या किया कि आप कंपनसेशन दीजिए इसके लिए। दस इट इज क्लियर दैट इफ कंज्यूमर सस्टेन एनी लॉस देन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ लॉस, क्वांटम ऑफ लॉस का मतलब होता है लॉस की मात्रा के अकॉर्डिंग, द कंज्यूमर हैज़ टू राइट टू गेट रिड्रेसल द कंपनसेशन, कि कंज्यूमर के पास कंपनसेशन के, ठीक है, कंपनसेशन लेने का राइट्स होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक है इसका, वो है ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर की। देखिए एक प्रोड्यूसर और सेलर्स के साथ एक कंज्यूमर की भी क्या ड्यूटी होनी चाहिए उसके बारे में है लिखा कि अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट द कंज्यूमर शुड ऑल्सो फॉलो सम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हिमसेल्फ, कि कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ ड्यूटीज होती है जिसको उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, thus through bilateral efforts only the consumers can be saved from exploitation। bilateral ने दोनों तरफ के प्रयासों से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और कंज्यूमर यदि खुद प्रयास कर रहा है तो उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। यहाँ पर फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, की कंज्यूमर्स की क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखा है, देखिए टू टेक बिल रिसिप्ट गारंटी कार्ड्स एंड टू प्रिजर्व देम केयरफुली, कि आप कहीं भी सामान खरीदें आप बिल लीजिए, ठीक है, रिसिप्ट लीजिए, गारंटी कार्ड लीजिए और उनको प्रिजर्व कीजिए, केयरफुली रखिए। सेकेंड नंबर पर है टू इंक्रीज और डिक्रीज द कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। ठीक है, कि कमोडिटी की सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप अपने कंजम्पशन को इंक्रीज और डिक्रीज करें। ये नहीं कि सामान नहीं आ रहा है आपके पास और आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसमें ही प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड नंबर पर है टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, और कंपलसरी सबको कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर है टू डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड स्मगलिंग, कि ब्लैक मार्केटिंग है, स्मगलिंग है, उसको आप डिस्करेज करिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर है वन मोस्ट कंप्लेंट अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम वेदर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में बी लेस। ठीक है, कि हमेशा आपको एक्चुअल प्रॉब्लम यदि है तो उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, भले ही वो प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों पर क्यों ना मिले। ड्यू टू दिस द चीटिंग टेंडेंसी ऑफ द सेलर इज कर्ब्ड। ठीक है, इससे जो सेलर की चीटिंग टेंडेंसी है कि कंज्यूमर को वो चीट करना चाहता है वो खत्म हो जाएंगी। 6 नंबर पर है टू परचेज गुड आफ्टर चेकिंग द मार्क्स लाइक ISO, FPO, एग मार्क, वूल मार्क एट्सेट्रा। ठीक है, कभी भी आप गुड्स खरीदें तो
तो आपको इन मार्क्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। इन मार्क्स के बारे में बताता हूँ कि क्या मतलब है इन मार्क्स का। नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म्ड सम सच इंस्टीट्यूशन विच स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ गुड्स, की कुछ इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं जो गुड्स की क्वालिटी को चेक करते हैं। जैसे द मार्क ऑफ एग मार्क एंड ISI इज गिवन टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स, की एग मार्क होता है और ISI मार्क जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स पर लगा होता है। सिमिलरली वूल एंड वूलन क्लॉथ आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय वूल मार्क एंड द गोल्डन ज्वेलरी बाय हॉलमार्क, तो वूलन के कपड़ों पर वूल मार्क होता है और गोल्डन की जो ज्वेलरीज होती हैं, ठीक है, उस पर हॉलमार्क लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इन ऑर्डर टू सेव देम सेल्फ फ्रॉम फॉर्जरी द कंज्यूमर मस्ट बाय दीज मार्क गुड्स ओनली, कि किसी भी तरीके की फॉर्जरी से बचने के लिए कंज्यूमर को ऐसे ही मार्क लगे हुए गुड्स खरीदने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये कुछ खास नहीं है, नीचे आएंगे जहाँ पर लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, जहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट हैव इन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कि इंडिया के अंदर, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे 100 सहायता समूह के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, वो भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए वर्क करती हैं। These institution can do important job in the direction of making consumer aware, कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो एजेंसियां हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, कि कंज्यूमर के अवेयर करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कंज्यूमर को कैसे अवेयर किया जाए। विद दिस इज आल्सो नेसेसरी दैट द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर राइट एंड कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट एक्टिवली इन द कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को भी ये चाहिए कि वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर रहे, अपने राइट्स के बारे में कंज्यूमर को पता होना चाहिए, ठीक है, और उनको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट करना चाहिए कंज्यूमर मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स आपको देखने हैं, जैसे कंज्यूमर अवेयरनेस, मोनोपोली, एग मार्क, मार्क ऑफ ISI, वूल मार्क, हॉल मार्क, स्टैंडर्डाइज्ड गुड, टेली मार्केटिंग एंड ई-कॉमर्स, ब्रांडेड गुड्स एंड कॉपरा। जनरली सारी चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर में स्टडी कर लिया, पर एक बार आप इन टर्म्स को ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन होगा, जहाँ पर हम डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।